हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं। नर्वस सिस्टम को जानने से पहले सबसे ज़रूरी है न्यूरॉन को जानना। तो ये आज हम पिक्चर से आप लोगों को दिखा रहे हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से आप लोग समझ पाएँ। न्यूरॉन जो है वो हमारे बॉडी का सबसे छोटा इकाई होता है। न्यूरॉन कहीं एक तरह से समझ लीजिए कि न्यूरॉन का पूरा जो जाल है पूरे बॉडी में, उसको हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम। तो पहले देखते हैं कि न्यूरॉन किस तरह से काम करता है। ये हम एक न्यूरॉन का फोटो आप लोगों को देख पा रहे होंगे। ये न्यूरॉन को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है: डेंड्राइट्स, एक्सॉन और उसका कोश शरीर, या जिसको सोमा या हम लोग न्यूक्लियस भी कहते हैं। कोई भी जो सूचनाएं हैं वो डेंड्राइट्स के माध्यम से ही न्यूरॉन के अंदर आती हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और उन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कोई भी वातावरण की सूचनाएं हमारे शरीर में जाती हैं। जिस भी ज्ञानेंद्रिय से रिलेटेड कोई सूचना होती है, जैसे कि हम आँख से कुछ देख रहे होते हैं, जैसे ही कुछ दिखने का चीज़ स्टिमुलस हमारे वातावरण में आता है तो हमारी आँखों के सारे न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सूचनाएं हमारे इस डेंड्राइट्स के माध्यम से न्यूरॉन में आती हैं और न्यूक्लियस में आती हैं। न्यूक्लियस से वो जैसे ही सूचनाएं एक्सॉन, इस पार्ट को हम लोग एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन में आती हैं कि एक हमारा इसमें एक्शन पोटेंशियल जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होता है और उस इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा वो सूचना इस माध्यम से यहाँ नीचे एंड ब्रश, यहाँ जिसको कहते हैं, वहाँ तक आती हैं। और इस एंड ब्रश में आप देख रहे होंगे बहुत छोटे छोटे एक्शन टर्मिनल्स बने होते हैं जिसको हम लोग एंड ब्रश कहते हैं और उसमें बहुत ही केमिकल्स, बहुत ही सूक्ष्म केमिकल्स पाए जाते हैं जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। उस माध्यम में वो बदल जाता है। हम फिर से इस चीज़ को दोहराते हैं कि जब डेंड्राइट्स के माध्यम से सूचनाएं प्रवेश करती हैं तो इलेक्ट्रिकल होती हैं, लेकिन जैसे ही वो यहाँ एंड ब्रश तक पहुँचती हैं वो केमिकल हो जाती हैं और न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में वो यहाँ पे नीचे उसको छोड़ देता है। नीचे जैसे ही वो सूचनाओं को छोड़ता है कि यहाँ से फिर दूसरा न्यूरॉन उसको ग्रहण करता है। जिस प्लेस पे जो सूचनाएं छोड़ी जाती हैं एक न्यूरॉन के द्वारा और दूसरे न्यूरॉन के द्वारा ग्रहण की जाती हैं, उस जगह को सिनेप्स कहते हैं। आप ये चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा कि कभी भी एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से डायरेक्ट सूचनाओं को ग्रहण नहीं करता है, वो एक खास जगह में छोड़ देता है। वो बहुत पतला बारीक जगह होता है जिसे सिनेप्स कहते हैं और वहीं से दूसरा न्यूरॉन उसको ग्रहण करता है और इस तरह से सूचनाएं पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र होती हैं। तो अब ये न्यूरॉन इस तरह से सूचनाओं को लेके कहाँ जाएंगी? मस्तिष्क में चली जाएंगी। हमारे मस्तिष्क में सारी सूचनाओं का ग्रहण और वहीं से प्रसारण होता है, वो मस्तिष्क में चली जाती हैं और फिर जिस न्यूरॉन का काम होता है वो उस सूचना को लेके फिर से नीचे आएगी। तो अब हमको देखना है कि आखिर सूचनाएं, न्यूरॉन्स कितने प्रकार की होती हैं। तो जो न्यूरॉन हमारा सूचना को लेके मस्तिष्क में जाता है उसको हम लोग संवेदी या सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। वो सूचना को लेके मस्तिष्क में जाता है और वहाँ पे ब्रेन में पर्टिकुलर जिस भी अंग का काम है, आँख की सूचना है तो ऑक्सीपिटल लोब में, कान का सूचना है तो पैराइटल लोब में, मतलब जिस भी रिलेटेड सूचना है उस अंग में वो छोड़ देता है। एसोसिएशन न्यूरॉन का काम होता है कि उन सूचनाओं को फिर मोटर न्यूरॉन, जो कि गतिवाही न्यूरॉन होता है, उसमें छोड़ता है और मोटर न्यूरॉन फिर सूचनाओं को लेके हमारे नीचे मांसपेशियों तक आता है और हम उसके बाद हमको उस वस्तु का ज्ञान होता है। फिर हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो हमारे आँख के जो भी न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। वो न्यूरॉन्स एक्टिवेट होकर ब्रेन तक जाएंगे और वहाँ पे अपनी सूचनाओं को छोड़ देंगे कि ये वातावरण में ये स्टिमुलस है। एसोसिएशन न्यूरॉन क्या करेगा? उस इंफॉर्मेशन को उठा के और मोटर न्यूरॉन को देगा और मोटर न्यूरॉन फिर से ब्रेन से नीचे हमारे आँख तक आएंगी और तब हमको ये चीज़ का ज्ञान हुआ कि वातावरण में हम कोई सूचना देख रहे हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि न्यूरॉन के कितने भाग होते हैं। अब इस तरह से न्यूरॉन का जो पूरा जाल है हमारे बॉडी में, उसी को हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। तंत्रिका तंत्र के देखिए मुख्यतः 2 भाग हैं: परिधीय तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र।
हम पहले देखते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र को फिर दो भागों में बांटा गया है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वैसा नर्वस सिस्टम है जो कि हमारे कंट्रोल में होता है, हमारे कंट्रोल में होता है, हम उसको कंट्रोल करते हैं, हम जिस तरह से चाहेंगे उससे काम कर सकते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वो अपना उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है, वो अपना काम खुद करता है। उसके फिर दो भाग होते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिस पे हमारा मेन फोकस होता है। उसके दो भाग होते हैं, मस्तिष्क ब्रेन या सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड। सुषुम्ना जो है वो एक तरह से अगर आप एग्जाम्पल के रूप में समझिए तो आपके शरीर और ब्रेन के रूप में एक ब्रिज का काम करता है। जितने भी ये जो न्यूरॉन्स है वो सूचनाओं को लेके जाते हैं, वो उसी सुषुम्ना के रीढ़ की हड्डी के द्वारा ही वो लेके जाते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी में कहीं कोई चोट लगती है, कुछ होता है, तो जिस भी पार्ट के नस में या न्यूरॉन्स को वो क्षति पहुंचता है, उस पार्ट में पैरालिसिस हो जाता है, क्योंकि उसी माध्यम से ब्रेन में सारी सूचनाएं जा रही हैं। अगर मनुष्य का रीढ़ का हड्डी को अगर काट दिया जाए तो ब्रेन का सूचना न शरीर में पहुंच जाएगा और न शरीर का सूचना ब्रेन में जा पाएगा। इसलिए रीढ़ का हड्डी जो है, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, ब्रेन को फिर से तीन भागों में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क मतलब फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क हिंड ब्रेन। अब हम देखते हैं एक एक करके। अग्र मस्तिष्क मतलब फोर ब्रेन में चार मुख्य भाग होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड बृहत मस्तिष्क, जिसको हम सेरेब्रम भी कहते हैं। थैलेमस का मेन काम होता है रिले स्टेशन, जिसमें सारी सूचनाएं जो भी अब तक हम बार बार कह रहे हैं ज्ञानेंद्रियों से सूचनाएं जाती हैं सेंस ऑर्गन से, वो सारा थैलेमस में ही जाता है। और थैलेमस फिर डिसाइड करता है कि वो किस ब्रेन के किस पार्ट का वो इंफॉर्मेशन है और उसको वहाँ भेजता है, इसलिए उसको रिले स्टेशन कहते हैं। इसके अलावा थैलेमस और भी बहुत सारे कार्यों को करता है, जैसे कि दर्द है, टेम्परेचर, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि से सारे चीज़ों को, आदि से रिलेटेड जितनी सूचना है सबको ग्रहण करता है और एप्रोप्रिएट भाग में उसको भेजता है। बार बार कह रहे हैं कि वो उसका मेन काम ही है रिले स्टेशन जैसा, कि वो सारे सूचनाओं को ग्रहण करके और उससे रिलेटेड जो अंग है उनमें भेजना है। उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस के ठीक नीचे एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है, लेकिन इसका काम बहुत है। हाइपोथैलेमस मोटिवेशन को कंट्रोल करता है, जिसको हम प्रेरणा कहते हैं। हाइपोथैलेमस सारे हमारे जो ग्रंथियां हैं जिससे हार्मोन्स निकलते हैं उनको नियंत्रित करता है। मुख्यतः वो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है, और पीयूष ग्रंथि जो कि मास्टर ग्लैंड है, तो वो उसके माध्यम से सबको नियंत्रित करता है। इसी तरह हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी में होम्योस्टैटिस या फिर उसको कहिए कि टेम्परेचर जो अनुकूल बना के रखता है, उसका काम करता है। इस तरह से हाइपोथैलेमस का बहुत ही मुख्य काम है। खाना खाना, मोटिवेशन में तो सारी चीज़ें आ जाती हैं, आप जानते हैं, तो सारी नींद पे कंट्रोल करना, खाना है, पीना है, उस तरह से उस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम का मुख्य काम होता है मेमोरी और इमोशन को कंट्रोल करना। इसमें बहुत सारे लिम्बिक सिस्टम बहुत सारे अंग होते हैं, जिसको हम एमिगडाला, सेप्टल एरिया या साइनोग्लुटेडाइडस या हिपोकैम्पस, ये सारे चीज़ें हैं। तो इन सब के द्वारा वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, जिसमें कि मेमोरी और इमोशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा बृहत मस्तिष्क या फोर ब्रेन, बृहत मस्तिष्क या सेरेब्रम, इसको हम इंग्लिश में सेरेब्रम भी कहते हैं। बृहत मस्तिष्क का जो काम है वो है हायर मेंटल प्रोसेस, उच्चतर मानसिक प्रक्रियाएं। जितने भी मेमोरी, इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग, थिंकिंग, ये सारे काम हैं, वो सब फोर ब्रेन का ही होता है। अब हम चलते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का सबसे मुख्य काम जो है वो है पश्च मस्तिष्क के
सूचनाओं को मध्य मस्तिष्क के होते हुए ही ये अग्र मस्तिष्क में जाता है। मध्य मस्तिष्क का एक और मुख्य काम है, आप देख रहे होंगे रेटिकुलर फॉर्मेशन, वो नींद का एरिया है। नींद का को कंट्रोल मध्य मस्तिष्क ही करता है। इसके बाद है पश्च मस्तिष्क, जो सबसे पीछे का ब्रेन होता है। इसके 3 मुख्य भाग है, मेडुला, सेतु जिसको पूंछ भी कहते हैं, लघु मस्तिष्क और सेरेबेलम भी कहते हैं। मेडुला का मुख्य काम होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, श्वसन क्रिया को कंट्रोल करना इत्यादि, हृदय की गतिविधियों को कंट्रोल करना, ये उसके मुख्य कार्य है। पूंछ का मुख्य कार्य होता है दर्द को कंट्रोल करना, टेम्परेचर और कुछ मोटर रिस्पॉन्स जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन होता है, चबाने में जो कि हमारे मांसपेशियों जिसको जॉ मूवमेंट्स, जबड़े की गति, इन सब का कंट्रोल होता है। हमारा जो आँखों को हम घुमा पाते हैं, ये सारा काम सेतु या पूंछ के द्वारा होता है। सेरेबेलम का मुख्य काम है हमारे पैरों के बीच में जो संतुलन बना के हम लोग चलते हैं उसको कंट्रोल करना। वो इससे उसको सबसे ज़्यादा अच्छा उसका सबसे मेन काम यही है, उसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाता है। और सेरेबेलम के माध्यम से ही आगे सूचनाएं और आगे ऊपरी मस्तिष्क प्रसारित भी हो पाती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से तंत्रिका तंत्र के कितने भाग हैं, किस तरह से तंत्रिका तंत्र अपना काम करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में कायिक तंत्रिका तंत्र तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें मैंने पहले ही कहा है कि अपना नियंत्रण होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो हमारी मांसपेशियां हैं, हाथ पैर की मांसपेशियां, जिसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मेन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसको थोड़ा सा और समझ लेने का जरूरत है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 भाग हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है जब हम स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी की स्थिति में होते हैं तो हमको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उस समय ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होकर बॉडी में इपाइनेफ्राइन और नॉन इपाइनेफ्राइन नाम का 2 केमिकल्स को रिलीज करता है, जिसके हमको ज़्यादा ताकत होती है और उस स्थिति में हम ज़्यादा ताकत के साथ, ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर पाते हैं। अब देखते हैं कि जब किसी को गुस्सा आता है तो एक व्यक्ति 4 व्यक्ति पे भारी पड़ता है। उसका यही कारण है कि उस समय हमारे ब्लड में इपाइनेफ्राइन, नॉन इपाइनेफ्राइन मिल गया होता है और हमको बहुत एनर्जी मिलता है। परंतु जैसे ही वो स्ट्रेस, एंगर या एंजाइटी का स्थिति नॉर्मल होता है और हम बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि हमने अपनी सारी ऊर्जा उस सिचुएशन में खपत कर दी है, उसके बाद ये उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र एक्टिवेट होता है और फिर से ऊर्जाओं को जमा करना बॉडी में शुरू करता है, और ये ऊर्जाओं को जमा करता है। मतलब कि जब हमको ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र एक्टिवेट होता है, ऊर्जा जमा करना होता है तो उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र एक्टिवेट होता है, और इस माध्यम से ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र काम करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हमारे ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि हमारी जो ग्रंथियाँ हैं और उनसे हार्मोन जो सिक्रेट होते हैं उन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, इसीलिए वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह से शॉर्ट में देखा कि तंत्रिका तंत्र क्या है, वो किस तरह से काम करता है और कौन कौन सा पार्ट क्या क्या चीज़ों को, किस किस क्रियाओं को कंट्रोल करता है।